तो वन पीस का नया चैप्टर है, यानी चैप्टर 1149 आ चुका है और सही में इस चैप्टर के क्लिफ हैंगर ने जो बवाल मचा रखा है इंटरनेट पे, क्योंकि इसका क्लिफ हैंगर दो बड़ी बड़ी चीजें रिवील कर रहा है। अब वो चीजें क्या हैं और क्यों एल्बाफ आर्क जैसा हम लोग समझ रहे थे वैसा नहीं एंड होने वाला है, यही जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है स्ट्रॉ हैट से, जिनको कि अभी भी कैप्चर कर रखा था होली नाइट सोमर्स ने, जिसके अगेंस्ट में सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स मिलके भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आई मीन सारे स्ट्रॉ हैट्स तो नहीं थे, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले तो और कहीं पे मजे ले रहे हैं, मीट खाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हीं स्ट्रॉ हैट्स में जिम्बे भी था, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन होली नाइट्स को हराया कैसे जाए, क्योंकि रीजनरेटिव पावर्स थी उनके पास। तो अभी अगर वो खुद फ्री हो भी जाते हैं तो अभी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, शायद से इसलिए वो खुद ही ट्राई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है किंग ऑफ पायरेट का लेफ्टिनेंट मैन, यानी स्कॉपर गावन, जो कि आते ही बिना कुछ बात किए सबसे पहले तो अटैक कर देता है सोमर्स पे, जिसकी हेल्प से वो अपने हाथ को रीजनरेट नहीं कर पाता है। इस तरीके का कुछ अटैक होता है जो कि चीज शॉक कर देती है काफी ज्यादा स्ट्रॉइड्स को, क्योंकि वो कितनी देर से ट्राई कर रहे थे इनको हराने का, लेकिन इनका एक भी अटैक काम ही नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। लेकिन स्कॉपर गावन ने सिर्फ एक ही अटैक में ये प्रूव कर दिया कि क्यों वो किंग ऑफ पायरेट का लेफ्टिनेंट मैन है, आई मीन था। अब ऐसा नहीं था कि गावन ने सिर्फ सरप्राइज अटैक का यूज किया था, बाद में पता लगने के बाद कि वो किंग ऑफ पायरेट का लेफ्टिनेंट मैन है, सोमर्स काफी ज्यादा ट्राई करता है उससे बचने की, उस पर अटैक करने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। लिटरली उसकी शील्ड जो है थ्रोन से बनी हुई उसको भी नलिफाई कर देता है गावन आसानी से, और शायद से सोमर्स को भी पता था कि वो उसे हरा नहीं सकता, इसलिए बंदा ट्राई तो कर रहा था लेकिन साथ ही साथ पसीने भी छोड़ रहा था। और इसी के साथ वो ये भी पूछता है गावन से कि स्कॉपर गावन तुम यहाँ पे एल्बाफ में कर क्या रहे हो। इसी के बाद नामी बताती है बाकी प्रेजेंट वहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स को कि इस बंदे से अभी फाइट हुई थी लूफी की और जोरो की कुछ टाइम पहले, लेकिन ये बंदा अकेला ही ओवरवेलम कर रहा था उन दोनों को। अब आई डोंट थिंक इसने अकेले ओवरवेलम किया था, क्योंकि जोरो ने जब ज्वाइन करी थी फाइट तो इसने हाथ ऊपर कर दिए थे कि छोड़ो फाइट को, तो दोनों को ओवरवेलम करना ये चीज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ लूफी को तो कर रहा था। और ये चीज सारे स्टोर्स को शॉक कर देती है, और जब उनको पता चलता है कि इसका नाम स्कॉपर गावन है तो तभी जिम्बी रियलाइज करता है कि ये किंग ऑफ पायरेट्स का लेफ्टिनेंट मैन है, जिसके बाद इनको समझ में आता है कि क्यों ये वो सारी चीजें कर पा रहा है, रीजनरेटिव एबिलिटी को नलिफाई कर पा रहा है होली नाइट्स की। लेकिन नामी वो इसी मौके का फायदा उठा के खुद को और बाकी प्रेजेंट सारे स्ट्रॉ हैट्स को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन जिम्बे मना करता है, क्योंकि पहली बात तो उन्हें पता नहीं है कैसे डिफीट कराया जाएगा इन होली नाइट्स को बिकॉज ऑफ रीजनरेटिव एबिलिटी, और उसी के साथ साथ नामी का फ्री करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। उसकी कंपैटिबिलिटी डेविल फ्रूट की बिल्कुल बेकार है सोमर्स के डेविल फ्रूट के आगे, क्योंकि रॉबिन कर ही क्या सकती है, अपने हाथ ही तो जनरेट कर सकती है, लेकिन अगर उन हाथों को कुछ होगा या फिर वो थोड़ा बहुत हिलेगी जो कि तुरंत से वो गिरी हुई है तो उसे हट तो होगा ही, तो बेकार है उसका ट्राई करना। और रही बात चॉपर की, तो वो बंदा अभी भी समहाउ छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट है, और शायद से चॉपर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है लूफी और लोकी को एक ऐसी की डिटेल देने में जिससे कि वो इस एल्बाफ पे चल रही फाइट को पूरा पलट के रख देंगे। अब ये सब कैसे होगा वो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर गावन और सोमर्स की फाइट की बात करें तो जैसा कि उन्होंने बताया गावन के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था सोमर्स। लिटरली बंदा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक में सारी तरफ थ्रोन्स बिछा देता है, हवा में, दाएं बाएं, जमीन पर, जिससे कि गावन कहीं पर भी हिले उसके आसपास आए तो उसे हर्ट हो, डैमेज पहुंचे थोड़ा बहुत तो उसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गावन आसानी से उन सारे थ्रोन्स को काट के रख देता है, और साथ ही साथ शायद सोमर्स को भी उसने थ्रोन समझ लिया था, इसलिए उसको भी दो हिस्सों में काट देता है। अब इसके बाद जब लैंड करने की बारी आती है तो गावन जो जमीन में प्रेजेंट है उन थ्रोन्स से भी बच जाता है। पता है कैसे? अपनी एक्स का यूज करके जमीन में मार के, और उसके रिएक्शन में वापस दूसरी तरफ उछल। अब गावन जिस तरीके से डिफीट करता है सोमर्स को, जिसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे सारे स्ट्रॉ हैट्स, सारे स्ट्रॉ शॉक हो जाते हैं ऐसी फाइट को देख के कि कैसे किया इसने ये। लेकिन गावन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एक्सप्लेन करने का कि ये सब वो कैसे कर पा रहा है और कैसे वो सारे स्ट्रॉ हैट्स भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको सोमर्स को हराने के बाद लाइब्रेरी की तरफ भी जाना था, लाइब्रेरी को बचाना था, बच्चों को बचाना था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में थे, जिसकी वजह से जायंट्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन बच्चों में इसका भी तो बच्चा है, इसलिए शायद इतना ज़्यादा डेस्परेट है। अब भले ही गावन के पास बताने का टाइम नहीं था कि कैसे वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है, रीजनरेटिव एबिलिटी को होली नाइट्स की कैसे वो नलिफाई कर पा रहा है,
लेकिन चॉपर को पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इस फाइट में ये इन्फॉर्मेशन पता होना इनकी रीजनरेटिव एबिलिटी को नलिफाई करने की, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो उस कॉपर गार्वन के पीछे भागता है। एंड आफ्टर डेट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी जो कि पूरी तरीके से भस्म हो चुका है। वहाँ पे प्रेजेंट जायंट्स रो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चों की जान खतरे में थी, स्पेशली रोंजा जिसकी लाइफ को थ्रेटन किया जा रहा था अगर उन जायंट्स ने लाइब्रेरी को नहीं चलाया और सबों ने सरेंडर नहीं किया तो। और इसी वजह से जारोल ने, जो कि सबसे बड़ा एल्डर जायंट है पूरे के पूरे एल्बाफ में, उसने हाँ भी कर दी थी कि ठीक है, बच्चों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी और स्कूल से। अब ये लाइब्रेरी कैसे बचेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है इसमें ऑलरेडी, ये तो हमें आगे पता चलेगा। हो सकता है कि पूरी पूरी लाइब्रेरी ही जल जाए, थोड़ी बहुत जो किताबें हैं वो स्कूल में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट आई थिंक ये लाइब्रेरी नहीं है, शायद स्कूल है, और स्कूल में कितनी ही किताबें हैं। आफ्टर एटम में जायंट्स पायरेट दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे वहाँ पे प्रेजेंट मॉन्स्टर्स से निपटने का और जल्दी से जल्दी बच्चों को रेस्क्यू करने का, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स थे तो जायंट्स वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन सही टाइम पे इस जगह पर भी, लाइब्रेरी वाली जगह पे जहाँ पर के बच्चे प्रेजेंट थे थोड़ी दूर, वहाँ पर पहुँच जाता है गावन, क्योंकि मेन चीज़ थी बच्चों को रेस्क्यू करना। उसके बाद तो जायंट्स शायद खुद ही संभाल लेंगे सब कुछ, ये मानना था गावन का, गावन या फिर गबान जो भी बोलो तुम। अब क्योंकि उन बच्चों के पास होली नाइट गुंको प्रेजेंट थी और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लाइब्रेरी को जलाया जा चुका है, सारे के सारे बच्चों को विड्रॉ कर लो, तो वो ऐसा करने ही वाली होती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया, गावन वहाँ पे पहुँच जाता है, उन दोनों की फाइट शुरू होती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही गावन का तो यही मकसद था कि सिर्फ एक अटैक में इसको ढेर कर दूं, जिससे कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, यानी मौका मिलते ही खत्म करने वाला था इस होली नाइट को। और ऐसा अपना किंग ऑफ पायरेट का लेफ्टिनेंट शायद ऐसा कर भी देता, बट दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ पे बच्चे प्रेजेंट थे, सारे लोग उसको जानते थे, ये आसान के नाम से बुलाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे गावन का बच्चा भी प्रेजेंट था तो वो चिल्ला चिल्ला के बेवकूफ़ ये बोलने लग जाता है कि मेरे डैड आ गए, अब सब बच जाएंगे, चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें बोलने लग जाता है। और गंग को ये चीज़ समझ जाती है कि गावन का बच्चा है ये, तो उसी की लाइफ को थ्रेटन करके गावन से सरेंडर करने को बोलती है, क्योंकि उसे भी पता था किंग ऑफ पायरेट के लेफ्टिनेंट को हराना मजाक तो है नहीं कोई, इसलिए वो ऐसा करती है। अब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि गावन ने ट्राई नहीं किया, वो कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत हर्ट होगा उसके बेटे को, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखे, वो एक ही झटके में ख़त्म करने वाला है इस सारे झंझट को। बट जब वो ऐसा रियलिटी में करने जाता है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन आगे के थ्रू ये रियलाइज़ करता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा जो चीज़ वो कर रहा है, तो फ्यूचर में जाके कुछ ही सेकंड्स में, मतलब आने वाले कुछ सेकंड्स में, गंग को रियली में मार देगी उसके बेटे को। और ये चीज़ वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था, इसलिए तुरंत ही हथियार छोड़ देता है। एंड एज अ रिजल्ट गंग को उस 3 एरोज के थ्रू उसको स्टैब करके नीचे गिरा देती है, क्योंकि ये सब कुछ ब्रांच पे हो रहा था। इनफैक्ट पूरा का पूरा एल्वा भी ज़्यादातर ब्रांच पे प्रेजेंट है एक ट्री के। और रही बात चॉपर की, वो अभी भी गावन का पीछा कर रहा था, उसकी स्पीड के साथ कीप अप करना इतना आसान नहीं था ना। लेकिन जब वो गिरते हुए देखता है गावन को, तो वो तुरंत ही उसको रेस्क्यू करने के लिए खुद भी कूद जाता है। एंड आई एम श्योर वो उसे बचा लेगा, और ये इन्फॉर्मेशन कि कैसे होली नाइट्स की रीजनरेटिव पावर को नलिफाई कराया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन भी ले लेगा। एंड में जाके गावन तो फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि बुरी तरीके से हर्ट हो चुका है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है चॉपर लूफी, जोरो, लोकी और सांजी इनके पास ले जाएगा। एंड में जाके जब ये सारे एक साथ अटैक करेंगे होली नाइट्स पे, तो टिकना तो नामुमकिन है। एटलीस्ट ऐसा मैं समझ रहा था, काफ़ी सारे चैप्टर्स में बोलता भी आ रहा था कि एंड में जब ये सारा ग्रुप आएगा एक संग, तो आसानी से होली नाइट्स को हरा देगा। बट लास्ट पैनल में जो चीज़ होती है, सब लोगों को शॉक कर दिया उसने, क्योंकि उसी पैनल में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें रिवील हुई हैं और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ है, जिसमें से कि सबसे पहला जो चीज़ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो है ब्रूक और गंको का रिलेशन। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और शायद पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन है इन दोनों के बीच। अब ये चीज़ कैसे है वो तो हमें आगे पता चलेगा। बट ना सिर्फ ब्रूक को गंको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रही थी एक चाइल्ड से, एक पास्ट के चाइल्ड से, लेकिन उसी के साथ साथ गंको को भी कुछ मेमोरीज आने लगती हैं ब्रूक की, जिस वजह से वो पहचान जाती है कि ब्रूक कौन था, क्या था उसके लिए, इसलिए वो भागने भी लगती है ब्रूक की तरफ। लेकिन फिर इसके बाद एक और सरप्राइजिंग चीज़ होती है, गंको की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है ईमू, या फिर कर लेती है ईमू, क्योंकि शायद ईमू फीमेल है। इसका हिंट भी थोड़ा बहुत दिया जा चुका है, क्योंकि गंको के बाल छोटे थे, लेकिन ईमू के कंट्रोल करते ही उसकी बॉडी पे उसके बाल बड़े हो जाते हैं।
लाइक अ वुमन। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि ब्रूक की एज काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ब्रूक के टाइम पे रॉजर यानी किंग ऑफ पायरेट एक लुड़की की तरह आया था ग्रैंड ब्लू में, तो उसी चीज़ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रूक कितना ज़्यादा बूढ़ा है। लेकिन बंको की एज यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज है। बट खैर ईमू आते ही इन सारे होली नाइट्स को एक मम्मी की तरह डांटती है। नाउ सीरियसली उन सबको थ्रेटन करती है कि तुम क्या कर रहे हो, जो काम के लिए तुम्हें भेजा गया था उस सब को छोड़ ये क्या भसड़ फैला रखी है, तुम्हें पता नहीं है अपने होली लैंड पे अटैक हो चुका है और पूरी की पूरी चीज़ें जल के खाक हो रही हैं और तुम इस चीज़ में लगे हुए हो। जिसके बाद ईमू खुद डिसाइड करती है कि वही बताएगी कि आखिर कैसे एक गॉड रूल करता है वर्ल्ड पर। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन होली वर्ल्ड पे अटैक कैसे नहीं किया, इस चीज़ पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ड्रैगन ने ही अटैक किया, क्योंकि वो होली नाइट्स के ही मूव्स का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अब होली नाइट करने भी लगे हैं, अटैक करने लग गए एल्बाफ पे। तो शायद इसी के रिएक्शन में ड्रैगन ने ऐसा किया है, क्योंकि जब तक होली लैंड में यानी मैरी जो में होली नाइट्स प्रेजेंट है, शायद ड्रैगन को लगता था कि उनका अटैक करना और वहाँ पर जीत हासिल करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अब वो एल्बाफ पे आ चुके हैं, तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के शायद ड्रैगन ने अटैक कर दिया मैरी जो पे, यही पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड ने अटैक कर दिया हो, क्योंकि एग एड में उसके क्रूमेट्स आए थे, कुछ ना कुछ तो करने आए थे, इतना तो मुझे समझ में आता है। और क्योंकि उसकी एक क्रू मेंबर किसी के भी फेस उसकी पर्सनैलिटी कॉपी कर सकती है और सैटर्न को छू भी लिया था उस क्रू मेंबर ने, तो हो सकता है कि उसी क्रू मेंबर का यूज़ करके किसी न किसी तरीके के प्लान से, जैसा कि हमेशा ब्लैक बियर्ड करता है, बैकग्राउंड में ही कुछ भसड़ मचा दी हो उसने मैरी जो है, क्योंकि बैकग्राउंड में ही सारी चीज़ें चलती है ब्लैक बियर्ड की, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ब्लैक बियर्ड का होना यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई और होगा। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो कमेंट्स कि आखिर किसने अटैक किया मैरी जो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।